हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और चूँकि एग्ज़ाम का ड्यूरेशन चल रहा है, तो परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे और उसी परीक्षा को आसान बनाने के लिए और बहुत अच्छा बनाने के लिए मैं एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ, एक नए टॉपिक के साथ। एक ऐसा टॉपिक जिसमें बच्चों को मुझे लगता है कि वीकनेस है ही, रहती ही है। एक्चुअली इसके पीछे 2-3 रीज़न्स हैं। वो रीज़न्स ये हैं कि इसमें जो क्वेश्चन्स हैं ना, क्वेश्चन्स जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अब मैथमेटिकल में जब थ्योरी पढ़ता है तो बहुत सारे बच्चों के साथ ना ऐसा बोरिंग टाइप का लगने लगता है, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अब ऐसा होने वाला नहीं है। एक हम नए तरीके से इस पूरे टॉपिक को समझेंगे, सीखेंगे। ये जो टॉपिक है, ये है जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था ना, उसी का सेकेंड पार्ट है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसका एक और भी नाम है हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसका बेसिक यदि हमने अंडरस्टैंड कर लिया, और बहुत सिंपल है बेसिक, ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। यदि हमने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया तो आपके लिए चैप्टर बहुत आसान होने वाला है। और एक बात और मैं बता दूं, इस चैप्टर का जो लॉजिकल टोटल जो वेटेज है वो 5 मार्क्स का है। अच्छा, ये कोई कंफर्मेशन क्लियर नहीं है। इसमें से ये बात जरूर है कि एक क्वेश्चन आना ही है, लेकिन ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में होगा या 4 मार्क्स में होगा, ये एकदम एग्जैक्ट बता पाना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है 2024 और 25 के एग्जाम में एक बार इसमें से क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा गया, एक बार इसमें से क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा गया, है ना। तो ये एक समस्या बनेगी कि भाई कितने नंबर का है, लेकिन ये जरूर कंफर्म है कि एक क्वेश्चन आना ही आना है। अच्छा, अपन को जो फोकस करना है, मैं जो आपको फोकस कराऊंगा वो इस बात पर फोकस कराऊंगा कि संपूर्ण बेसिक प्लस सारे जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपको मैं कराऊं। अब ये करने से फायदा क्या होगा अपन को? ये करने से फायदा ये होगा, यदि क्वेश्चन 3 नंबर में आ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हम करके आ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और 4 नंबर में आ रहा है तो भी हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, हमें छोड़ना नहीं है, टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करना है, बस। दैट्स इज क्लियर। फिर क्वेश्चन बस आ जाए, हम उसको करने के लिए तैयार रहेंगे, रेडी रहेंगे, और यही हमारा पूरा वे है। चलिए, तो पहले हम इसको, इसके बेसिक को ध्यानपूर्वक समझते हैं। आगे बेसिक को ध्यानपूर्वक समझने के बाद फिर धीरे से हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे। तो बेसिक में क्या है, देखिए आपको पता है कि सम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो हमने पढ़ी उसका यूज कहां है और कैसे है, ये चैप्टर का मतलब हुआ। अब इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या है, सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका बेसिक बेटा बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि बेसिक समझ गए तो मैं बोल रहा हूं ना, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत मजबूत होगी। फिर अंडरस्टैंडिंग मजबूत होगी तो उसके बिहाफ पे हम डायग्राम बना पाएंगे और फिर क्वेश्चन को अरेंज कर पाएंगे, देन उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये इसकी सॉल्विंग अप्रोच रहेगी। आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं उसके बारे में बताऊंगा कैसे करना है। चल, तो क्या क्या पढ़ेंगे हम? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड साइड लाइन, एक एक करके पढ़ना है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, मेरी बात को ध्यानपूर्वक समझना कि यदि ऑब्जेक्ट ऊपर है, ऑब्जेक्ट कहां पर है? ऊपर है, और हम नीचे खड़े हुए हैं और उस ऑब्जेक्ट को हम आइस के थ्रू देख रहे हैं, है ना। तो दो लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। वो लाइन दो कौन कौन सी होंगी? एक होगी साइड लाइन और एक होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। तो पहले थोड़ा एक रफ आइडिया डायग्राम के माध्यम से मैं दूंगा, इसके बाद एक एक चीज को, साइड लाइन हो, हॉरिजॉन्टल लाइन, मैंने आपसे कहा ना, एक बात कहा ना, कुछ भी चीज आपकी छूटेगी नहीं, चिंता नहीं करना, बिल्कुल आराम से इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरा। चलिए देखिए, ये डायग्राम आप देख रहे हैं ना, इस डायग्राम से बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाने वाली है। तो देखिए, फोकस करिए थोड़ा डायग्राम पे कि मैं सपोज डेट यहां खड़ा, मैं नहीं बल्कि आप यहां खड़े हैं, सपोज डेट कि आप यहां पे खड़े हैं, रोड पे खड़े हुए हैं। ठीक है, रोड पे खड़े होकर आप सपोज करो कि ये टावर है, ये टावर है, और ये टावर की जो रेड लाइट है ना उसको आप देख रहे हैं आइस के थ्रू। ठीक है, तो ये लाइन, ये है साइड लाइन और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके बारे में बताऊंगा मैं, साइड लाइन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन थोड़ा ये नहीं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा, ये एंगल, यही कहलाएगा
एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देखिए कितनी अच्छी डेफिनेशन लिखी गई है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज अबव, है ना, ऑब्जेक्ट कहां है, क्योंकि आइस नीचे है, ऑब्जेक्ट कहां है, ऊपर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑब्जेक्ट जो है हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है, ऊपर लेवल पे, अपर लेवल पे है, द एंगल इज फॉर्म, है ना, द एंगल इज फॉर्म बिटवीन, किस किस के बीच में बन रहा है, बिटवीन द साइड लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। मेरी भाषा में, अपनी भाषा में भी समझने का प्रयास करें। सीधी बात है कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर है, हम नीचे से ऊपर किसी वस्तु को देखते हैं, जैसे कि सपोज दैट नीचे खड़े होके, सपोज कि हम आम है ना, पेड़ में आम लगा हुआ उसको देख रहे हैं, या हम रोड पे चल रहे हैं, ऊपर तीसरी मंजिल पे, दूसरी मंजिल पे कोई हमारा दोस्त है, उसका घर पड़ गया, वहां से हम उसको देख रहे हैं, ठीक है, सपोज दैट। और बहुत सारी है, नीचे से खड़े होकर हम किसी तीसरी मंजिल पर टावर को देख रहे हैं, है ना। तो नीचे से जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर देखते हैं, तो जब भी एंगल बनेगा वो एंगल हमारा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। आया समझ में? आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं उसी क्रम को लेके। नेक्स्ट है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, यदि आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा जी बहुत अच्छे समझ में आ गया, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन समझने में आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होने वाली है। सीधा सीधा पूरा पूरा हम उल्टा करके इसको पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट अब रहेगा नीचे, बिलो, है ना, और जो ऑब्जर्वर होगा, देखने वाला जो होगा, वो रहेगा ऊपर, है ना। जैसे कि इसके एक दो एग्जाम्पल मैं बताता हूं कि सपोज दैट आप छत पर बॉल खेल रहे हैं, अब बॉल खेलते खेलते वो बॉल आपके नीचे आ गई रोड पर, है ना, और आप उसको देख रहे हैं, बॉल को ऊपर से आप कहां देख रहे हैं, नीचे बॉल को देख रहे हैं। तो ये जो एंगल बनेगा किस किस के बीच में, साइड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां पे भी वही चीजें होने वाली है। तो ये जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, देखिए डायग्राम को थोड़ा समझें। तो ये सेकेंड पार्ट का जो डायग्राम है वो ये है। सेकेंड पार्ट का डायग्राम क्या है, देखिए ये आपकी आई से, मतलब आप ऊपर खड़े हुए हो एवं, और ऑब्जेक्ट ये नीचे है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, नीचे है। तो देखिएगा ये जो लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। 1 मिनट के बाद आप समझने वाले हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है और साइड लाइन क्या होता है। ये जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये जो लाइन है वो साइड लाइन होगा। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो ही कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आप इसकी जो डेफिनेशन है वो भी देख लीजिए। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिलो, देखो ऑब्जेक्ट कहां पर है, बिलो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है ऑब्जेक्ट। यहां पे देखो, यहां पे ऊपर था, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर था, है ना। द एंगल फॉर्म बिटवीन द साइड लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए, जिसके बारे में बहुत देर से आप चर्चा कर रहा था मैं, कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, समझिएगा। पहले अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, इसके बाद फिर अपन डेफिनेशन पे आएंगे। कि जिस भी हाइट पे आप खड़े हुए हैं, जैसे मैं अभी यहां पे आपके कैमरे के सामने हूं, तो मेरी आइस से बिल्कुल एकदम सीधा, है ना, अर्थ के पैरेलल आइस के सीधा जो लाइन जाएगी वो कहलाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिएगा डेफिनेशन में, देखिए डेफिनेशन में आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ए लाइन विच इज पैरेलल, देखिए ये लिखा है, ए लाइन विच इज पैरेलल टू अर्थ एंड पासेस थ्रू, कहां से निकलेगी वो, एंड पासेस थ्रू आवर आइस, हमारी आंख से, है ना। सीधी सीधी बात है, अपनी भाषा में यदि समझोगे ज्यादा से अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ऐसे आप जिस भी हाइट पे खड़े हुए हो, हाइट कोई प्रॉब्लम नहीं, माइंड नहीं करी जाएगी, इसमें ये चीज देखी जाएगी कि वो लाइन जो है ना सीधी होना चाहिए अर्थ के पैरेलल, ठीक है। तो वो जो लाइन होगी वो होगी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। दूसरी बात साइड लाइन, भाई ये तो बहुत काम की चीज है, इसके बगैर कुछ नहीं होने वाला। साइड लाइन, साइड लाइन को हिंदी में दे बोले तो हम दृष्टि रेखा बोलते हैं। तो है क्या कि ऐसे बहुत सारी ऑब्जेक्ट रहते हैं, है ना,
बहुत सारे ऑब्जेक्ट रहते हैं। अब हमें किसी पर्टिकुलर चीज को देखना है, जब तक हमारी आइस उसको कनेक्ट नहीं करेगी, है ना, उस ऑब्जेक्ट को कनेक्ट नहीं करेगी, तब तक हम उससे देख ही नहीं पाएंगे, दिखेगा ही नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहाँ पे। जैसे मान के चलो आप बॉल खेल रहे हैं कहीं पे, ठीक है, और खेलते खेलते वो बॉल ऐसी जगह पे रैंडमली चली जाए जहां घास है या फिर दूसरी ऐसी चीजें हैं, तो बॉल आप छिप जाए। अब उसको लिखते बॉल उठाने कोई बच्चा गया, देखा कि यार बॉल उसे नहीं मिल रहा, उसने बोला कि बॉल यहाँ पर नहीं मिल रहा। अब वहां के सब बच्चे वहां पे देखने लगते, क्योंकि देखते सभी हैं, लेकिन वो अचानक से रैंडमली किसी को दिख जाती है, अरे मिल गई बॉल। तो अचानक से हमारी आंख की जो दृष्टि है ना, उस पर जाके फोकस की, देखा उसने, तो जाके वो बॉल हमें दिखाई दिया। तो वो जो लाइन है ना, वो साइड लाइन कहलाएगी। ये मैं अपनी भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया हूं। अब देखिए बुक के हिसाब से इसको कैसे लिखा गया है, देखिए लिखिए, ए लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट, यही बात मैं आपसे बोल रहा था, ए लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट, वह लाइन जो ज्वाइन करती है ऑब्जेक्ट को, है ना। कंसिडरेशन विथ आइस इज नोन एज लाइन ऑफ साइट या साइड लाइन, जो भी आपको कह सकते हैं। तो बेटा जी ये जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझिए। यदि इस चैप्टर में आपको कमांड बनाना है, इसके सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे सीखना है, समझना है, तो प्लीज ये जो अभी तक का जितना वीडियो रहा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा, इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। चाहो तो पुश करके एक बार और डबल से देख लीजिए, जैसा भी है नोट्स बना के एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, लेकिन मेरी आपसे रिकमेंडेशन है कि ये जो चीजें हैं जो मैंने इतनी बताई सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर आप ये सोचो कि क्वेश्चन एकदम से बन जाए तो वो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब आगे अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन के बाद अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन पे। तो इसके क्वेश्चन करना आसान है, लेकिन क्वेश्चन समझ में आ जाए तब, है ना। तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग मजबूत हो, उसके लिए मैं बहुत अच्छे से प्रयास करूंगा कि आपको वर्ड टू वर्ड हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊं। बेटा जी इसमें आपको ना क्वेश्चन ध्यान पूर्वक पढ़ना रहेगा, पढ़ने के बाद उसको समझना कि क्या ही क्वेश्चन बोल रहा है। ये छोटी सी बात यदि समझ में आ गई आपको, तो फिर आप फटाक से क्वेश्चन कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्वेश्चन को पहले समझना है, डायग्राम को अरेंज करना है, देन उसको जैसे क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है उसको अरेंज करना पड़ेगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को पूरा लिटरेरी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए पहले अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देन उसके बाद उसको समझेंगे डायग्राम के माध्यम से। तो क्वेश्चन बोलता है ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। आपको ये स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक्चुअली मेरे पास बुक है तो मैं बुक से पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोलता है एक सर्किट आर्टिस्ट है, वो चढ़ रहा है किस पर, 20 मीटर लंबी रस्सी पर, है ना। तो ये देखिए ये डायग्राम जो है, तो सर्किट आर्टिस्ट ने क्या करा है, ये जो है ना, ये रस्सी जो है 20 मीटर लंबी है, इस पर चढ़ रहा है, ऐसे ये टाइट बांधी है, एक तो जमीन पे बांधी है, दूसरा यहाँ पिलर के ऊपर बांधा है। अभी आप क्वेश्चन में अपन आगे पढ़ेंगे समझ में आएगा। लिखा है टाइटली स्ट्रेच द टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, वर्टिकल पोल, ये पोल जो है सीधा खड़ा हुआ है, खंबा इस पे बांधी हुई है, दूसरा यहाँ पे अर्थ पे। लिखा है पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ पोल। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे ना, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि क्या वो फाइंड करवा रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है हमसे ना। जिसमें बोला है फाइंड द हाइट ऑफ पोल if the angle made by the rope with the ground level is 30 मीटर। देखो यदि इसके और इसके बीच में, है ना, जो रस्सी है और ग्राउंड लेवल है, इसके बीच में एंगल जो है वो 30 डिग्री का बन रहा है, तो हमें इसकी हाइट क्या करना है, फाइंड करना है। एक बात और बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन करने से पहले, वो ये है कि इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में हमें दो प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो मिलेगा एक एंगल वाले क्वेश्चन और एक होंगे दो एंगल वाले क्वेश्चन। तो पहले हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करने के लिए सारे के सारे एक एंगल वाले क्वेश्चन करेंगे, देन इसके बाद हम करेंगे दो एंगल वाले क्वेश्चन। अच्छा, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, एक एंगल वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, दो एंगल वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, बशर्ते हमें आना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको आपको बता रहा हूं कैसे।
तो अभी तो अपने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया है, अब हम क्वेश्चन को अरेंज करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन सबसे पहले उसने क्या फाइंड करने के लिए बोला है, उस पर हमारा फोकस होगा और वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो उसने हमसे बोला है फाइंड द हाइट ऑफ पोल। तो हमें तो पता नहीं है अभी हाइट क्या है, तो एज्यूम कर लो कि इसकी हाइट h है, क्योंकि यूनिट इसमें मीटर दिया हुआ है तो हमने यहां भी मीटर निकाल लिया। तो हम लिखेंगे लेट इस सॉल्विंग अप्रोच है, लेट height of the pole। अब हाइट ऑफ द पोल ये है ए बी इज इक्वल टू एच मीटर एंड लेंथ ऑफ द रोप, रस्सी की लंबाई क्या है AC इज इक्वल टू कितना है 20 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये तीन बातें हमें डायग्राम में दिखाई दे रही थी, वो हमने सीक्वेंस से सिस्टमेटिक रूप से लिखी है। सबसे पहले वो चीज जिसको उसने पूछा है, ये लेंथ ऑफ द रोप एंड एंगल, ठीक है। नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC, अब देखिएगा मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री था उसमें मैंने आपको बताया था PBP अपॉन HHB, याद आ रहा होगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमने ये पढ़ा था। तो देखिएगा ये टू साइड्स के बारे में बात हो रही है, तो ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनस। तो ऐसा कहां आ रहा है, तो ये आ रहा है साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ध्यान से देखिएगा आप, ये आएगा। तो हम इसमें यूज करेंगे जो थीटा, वो होगा हमारा साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है AB अपॉन AC, इट मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है, मैं आपसे बार बार यही बोल रहा हूं कि आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी 1% भी। देखिए साइन चूंकि थीटा, देखो थीटा ये लिखा है बेटा जी 30 डिग्री इज इक्वल टू AB की वैल्यू देखो आप ये लिखी है H अपॉन AC की वैल्यू कितनी लिखी है 20। अब देखिए मैंने जब इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बता रहा था, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे ही बोल दिया उसे। देखिए इसमें साइन, यदि आप इतना सब कुछ कर भी लेते हो और यहाँ पे यदि साइन 30 की वैल्यू आपको याद नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये याद होना चाहिए। मैं साइड में लिख देता हूँ, साइन 30 इज इक्वल टू होता है 1/2। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे 1/2 H/20, इसको यहाँ भेज दो तो ये हो जाएगा 20/2 इज इक्वल टू H। इससे कैंसिल हुआ 10 टाइम, तो H इज इक्वल टू आ गया 10। तो लास्ट में हम लिखेंगे थस हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। दैट्स योर आंसर। देखिए वन एंगल वाले क्वेश्चन में आगे का एक और क्वेश्चन है, ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव। एक काइट है, चूंकि अभी संक्रांत का महीना चल रहा था, आप लोग भी काइट उड़ा रहे होंगे, तो जो काइट है वो फ्लाइंग कर रही है 60 मीटर अबव द ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइट। तो जो उसकी रस्सी है वो उस बहुत टाइट बंधी हुई है, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, है ना। जो एंगल उसका बन रहा है ग्राउंड के साथ वो 60 डिग्री का बन रहा है।
फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। एक बार ध्यान रखना, यहां पे पूछा क्या गया, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये रस्सी की लंबाई, ये तो पता नहीं है इसलिए एल मानेंगे हम। आगे आगे वो कह रहा है एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक, मतलब उसमें कोई भी स्लोप, स्लैक का मतलब ये हुआ कि कहीं रस्सी ढीली नहीं है ना, टाइट ही है, नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो कहने का क्या मतलब हुआ, सबसे पहले हम जो है पता नहीं है उसको एज्यूम करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, लेट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग AC इज इक्वल टू L मीटर, एंड जो हाइट है ना, यहां से अर्थ से ग्राउंड से वो 60 मीटर है, और जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। ये तीनों ही बातों को हमने मेंशन किया हुआ है। देखेंगे आप, फर्स्ट लाइन क्या है, लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग AC इज इक्वल टू L मीटर, height of the flying kite AB is equal to 60 meter, and angle of elevation theta is equal to 60 degree. Then in right triangle ABC, आप देख रहे हैं जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए एक ही डायग्राम से कराए, डायग्राम भी चेंज नहीं किया है, लिखने का वे भी एक जैसा ही रखा है, जिससे कि आपको लिखने में, क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। तो इन राइट ट्रायंगल एबीसी, अब चूंकि देखिएगा ये वाली दो साइड के बारे में बात हो रही है, तो वही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आएगा साइन थीटा में, देखिए आप साइन थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC। साइन थीटा की वैल्यू 60 है तो 60 रख दीजिए, AB की वैल्यू कितनी है, तो AB की वैल्यू भी 60 है, अपॉन AC की वैल्यू L है। इसका क्या होता है, साइन 60 √3/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन L, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो √3L इज इक्वल टू ये हो जाएगा 120, चूंकि हमें L फाइंड करना है तो 120 अपॉन √3। लास्ट क्वेश्चन बताया था आपको कि √3 को ऐसे नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो क्या करोगे, ये हो जाएगा L इज इक्वल टू 120 अपॉन √3। तो इसका रेसलेशन हमें करना पड़ेगा, ध्यानपूर्वक देखते रहिए आप। L इज इक्वल टू 120 अपॉन √3, तो √3 का जब हमने रेशनलाइजेशन करा तो ये, तो L इज इक्वल टू ऊपर रहेगा 120 √3 का √3 में मल्टीप्लाई हुआ तो ओनली 3, इससे कटा 40, तो L इज इक्वल टू होगा 40√3। ये हमारा आंसर आया। तो लास्ट में हमें लिखना पड़ेगा थर्ड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, देखिए आप ध्यान से, स्ट्रिंग कितना लिखा है 40√3 मीटर, ये आपका आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं कि एक एंगल वाले क्वेश्चन कोई भी कठिन नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है। और यदि आप अच्छे से क्वेश्चन की कमांड रखते हैं, ध्यान से क्वेश्चन समझते हैं, तो क्वेश्चन को अरेंज भी कर पाओगे और बहुत अच्छे तरीके से इसको कर पाओगे, और आराम से 3 नंबर से 4 नंबर आप प्राप्त कर सकते हो। अब हम आगे जो करने वाले हैं वो 4 मार्क्स का, मतलब 2 एंगल वाले क्वेश्चन होंगे। एक्चुअली वो भी 3 नंबर में ही पूछ सकते हैं या 4 नंबर में पूछ सकते हैं, लेकिन इनसे थोड़ी सी उनकी जो अप्रोच होगी, मतलब सॉल्विंग अप्रोच होगी, वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। उसके पीछे रीजन ये है कि अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो एक एंगल वाले थे, तो एक ही बार हम ट्रायंगल ले रहे थे। जब 2 एंगल वाले हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम ट्रायंगल को 2 बार यूज करना पड़ेगा। जब ऑब्वियसली बात है, जब 2 बार ट्रायंगल यूज होगा तो सॉल्विंग अप्रोच बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हाँ तो बेटा, ये सिंगल एंगल वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। ये भी चूंकि सिंपल अप्रोच वाला है, मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, पहले आपको मैं एक एंगल वाले क्वेश्चन अच्छे से सिखाऊंगा, देन उसके बाद 2 एंगल्स वाले क्वेश्चन होंगे, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग मजबूत हो। मेरा यही वे है। तो देखिएगा, पहले हम क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन देखेगा, ध्यान से आप समझिएगा क्या मैं बोल रहा हूं। तो क्वेश्चन बोलता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, find the height of the tower। तो देखिए क्वेश्चन में हमें जो फाइंड करना है वो करना है टावर की हाइट, ये है, ये टावर की हाइट है ना। तो हमें पता नहीं है इसलिए हमने इसको एज्यूम करा है कितना, h मीटर। हो क्या रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखें एक बार। क्वेश्चन ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द
टॉप ऑफ a tower from the point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower. टावर से जब आगे जा रहे हैं तो ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। जब व्यक्ति यहां पे खड़े होकर टावर के टॉप वाले पार्ट को देखता है, ग्राउंड के साथ जो एंगल उसका बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, और ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 30 मीटर है। तो देखिए इस बात को मैंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे, राइट, हाइट ऑफ द टावर ए बी इज इक्वल टू एच मीटर। एक्चुअली क्या था, टावर की हाइट हमें फाइंड करना थी, पता नहीं है, इसलिए हमने उसको सबसे प्रायोरिटी दी और सबसे पहले लिखा ए बी इज इक्वल टू एच मीटर। एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी टू सी, बी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है, ये लिखा। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ही बन रहा है क्योंकि यहां पर ऑब्जर्व है और ऑब्जेक्ट यहां पर है, इसलिए, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री। नाउ इन राइट ट्रायंगल एबीसी, अब देखिएगा पीबीपी अपॉन एचएचबी, तो आप देखेंगे इसमें कौन सा रेशो लग रहा है, ये वाला, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप देखिएगा इसमें हम लगाएंगे टेन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन जो बेस होता है वो होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा होता है ए बी अपॉन बीसी। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। ए बी की वैल्यू कितनी है, एच, बीसी की वैल्यू कितनी है, 30। अब फिर वही बात है, यदि टेबल की वैल्यू आपको पता नहीं होगी, आप प्रॉब्लम में आओगे। तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। यदि याद नहीं है तो एक बार टेबल देखें, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पूरा वीडियो देखें, है ना, वहां से वैल्यू आप याद करके फिर ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करें। तो वैल्यू यहाँ पे मैं अरेंज करूंगा 1/√3 h/30 डिग्री, इसको यहां लेके आइएगा तो ये हो जाएगा 30/√3 इज इक्वल टू एच। एक बात बताना चाहूंगा, कभी भी इन सिचुएशन में क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है कि √3 वाला जो नंबर है अपॉन में पड़ा रहा है, तो ये गलत है। इसलिए इसको अपन क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। एच इज इक्वल टू, पहले इसको लिख लीजिए, रेशनलाइजेशन आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा इस टाइप का, √3 और ये √3। तो एच इज इक्वल टू, ऊपर ये हो जाएगा 30√3, √3 का √3 में जब मल्टीप्लाई हुआ तो ओनली ये हुआ 3, ये कितनी बार कैंसिल हो रहा है, 10 टाइम। तो आगे जब हम वैल्यू को करेंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा एच इज इक्वल टू 10√3, यही हमारा आंसर है। तो लास्ट में लिखना पड़ेगा, थस हाइट ऑफ द टावर कितना, टावर इज 10√3 मीटर, ये आपका आंसर आया। तो एक एक एंगल वाले क्वेश्चन इतने ही सिंपल है, आसानी से समझ में आ रहे होंगे। अगला एक और क्वेश्चन भी हम इस टाइप का करने वाले हैं। देखिए अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसके जैसा एक और क्वेश्चन है, कुछ डिजिट चेंज हुई है बस, ओनली, बाकी लिखने का भी समझने का भी हमारा वही रहेगा, क्वेश्चन भी क्यों किसी प्रकार का है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज 25 मीटर अबे, है ना, ग्राउंड से 25 मीटर अबे जाने पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो यहां पर हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। मैं बोल रहा हूं ना, ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है ना, तो पता नहीं है, सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे, लेट हाइट ऑफ द टावर ए बी इज इक्वल टू एच मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी टू सी, बी सी इज इक्वल टू 25 मीटर, ये लिखा। फिर एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, एंगल 60 डिग्री का बन रहा है। ये तीनों बातें हमने लिख दी हैं और तीनों बातों को ही हम अब ट्रायंगल में यहाँ पे शो करेंगे। नाउ इन राइट ट्रायंगल एबीसी, क्योंकि टेन थीटा यूज होगा, ये दो साइड आ रही है इसलिए, तो ए बी अपॉन बी सी, टेन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो 60 लिखेंगे, ए बी, बी सी कितना है, तो बी सी आप है 25। अब टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो टेन 60 की वैल्यू होती है √3, पता होना चाहिए, टेन 60 की वैल्यू होगी √3 इजिकल टू h/25, ये इधर चला जाएगा। तो ये मुझे लगता है उससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, तो ये हो जाएगा 25√3, है ना।
थर्स, यहीं पे लिख देता हूं मैं, थर्स हाइट ऑफ द टावर इज 25√3 ना, इसको थोड़ा ठीक कर लेना। ठीक है, यही हमारे क्वेश्चन था। तो एक एंगल वाले आप क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को समझ के अरेंज करके आना है और इसी टाइप से क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, अच्छे समझ में आ रहे होंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी है ना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई सोच, नई विचारधारा के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक घर पे रहें, अपना ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करें, है ना। और जो भी क्वेश्चन में डाउट आपको लग रहा है कमेंट्स में लिख के दें, है ना। और आपको नया टॉपिक कौन सा चाहिए वो भी मुझे बताएं, ताकि मैं आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बना के लेके आऊं और हर एक टॉपिक को आपको सिंपल वे में समझा पाऊं, है ना। आपका प्यार देने के लिए, आपका चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। एक रिकमेंडेशन और है, वो ये है कि ये वीडियो अपने आसपास जो भी रिलेटिव्स है ना, दूसरे जो शहरों में हैं, उन तक भी इसको सर्कुलेट करें, ताकि वो भी मैथ्स को अच्छे से समझ पाए और उनको भी मैथ्स से पढ़ने में अच्छा लगे। जो आप लोग जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं ना, वैसे उनको भी वो चीज मजा आए। देखिए, गुलाब जामुन एक ऐसी चीज है ना, जो भी खाएगा मस्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से एक अच्छी पढ़ाई का भी माहौल ऐसे ही बनाएंगे। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ना। गुड बाय।